क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस वीडियो में हम पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 2 को समझेंगे, उसके की नोट्स को देखेंगे और आखिर में हम स्मार्ट सिलेबस यानी कि रिवाइज स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। इस एक वीडियो के अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होने वाला है। शुरू करते हैं जी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सबसे पहला पॉइंट, जे थॉमसन इन 1897 डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त करता है, यानी कि कैथोड रेज जो है वो डिस्कवर होती हैं। एंड कैथोड रेज की नेचर जो है वो बाद में ये बताई जाती है कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है क्या? इसमें एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब यूज की जाती है, उसके अंदर गैस को फिल किया जाता है और ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। वन इज नोन एज कैथोड एंड द अदर इज नोन एज एनोड। साथ में होता है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की मदद से आप ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल्ड है उसका प्रेशर जो है वो कम कर सकते हैं। राइट। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने लगाया बैटरी के साथ, तो यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है। जब हमने हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया और लो प्रेशर पे जो है वो गैस में से गुजारा, द कैथोड रेज आर प्रोड्यूस। ये जो कैथोड रेज हैं ये बेसिकली निकलती हैं कैथोड से। दीज रेज ग्लो व्हेन दे हिट द ग्लास बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करती हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है अगर इनको स्पेस मिलती है ग्लास ट्यूब के ऊपर हिट करने के लिए, तो वहां पे टकरा के जो है ये ग्लो कास्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट कैरी नेगेटिव चार्ज। अगर कैथोड रेज के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट होंगी। दैट शोज कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। दे आर आल्सो डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो इसको सीधे रास्ते से जो है वो हटा सकता है। जे थॉमसन ने इनका मास टू चार्ज रेशियो फाइंड किया, यानी मास कितना है और चार्ज कितना है। प्रूव्ड कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स। एंड देन आफ्टर जे पेरन एक साइंटिस्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन का नाम जो है वो रखता है। राइट। तो यहां पर ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सेम ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली जाती है, लेकिन अब यहां पर गोल्डस्टीन जो है वो क्या करता है, वो लेता है परफोरेटेड कैथोड। यानी कि जो कैथोड है उसमें स्मॉल परफोरेशंस हैं, छोटे छोटे सुराख हैं जिनको कैनाल्स का नाम दिया जाता है। सेम सेटिंग करता है और हाई वोल्टेज करंट जो है वो पास करता है। कैथोड रेज निकलेंगी और कैथोड रेज जो है गैस के पार्टिकल्स को आयनाइज करेंगी और आयनाइज करके पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। ये पॉजिटिव आयंस जो है कैथोड की तरफ मूव करेगा और कैथोड क्योंकि परफोरेटेड है तो उन सुराखों में से ये कैथोड रेज गुजरेंगी और ग्लास ट्यूब ग्लास वॉल के ऊपर जाके हिट करके डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेंगी या कि ग्लो काज करेंगे। अब ये जो ग्लो है ये ऑपोजिट टू द कैथोड रेज जो है वो डेवलप हुआ है, तो इट मीन्स कि कुछ ऐसी रेज भी हैं जो कि कैथोड से ऑपोजिट ट्रैवल करती हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम द एनोड एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड। दिस इज नॉट ट्रू। कैथोड रेज जो है वो गैस की आयोनाइजेशन से जो है वो पैदा होती हैं और ये कैथोड की तरफ मूव करती हैं। प्रॉपर्टीज वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज। जो प्रॉपर्टीज हैं वो गैस के मुताबिक जो है वो चेंज होती हैं। यहाँ पर जो सबसे छोटा कैटाइन है वो तब पैदा होगा जब आप हाइड्रोजन गैस जो है वो यूज करेंगे। 1917 में रदरफोर्ड ये प्रूव करता है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड प्रपोज प्रोटॉन एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई। सो गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड जो है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में अपना पार्ट प्ले करता है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक 1932 के अंदर एक ऐसा पार्टिकल डिस्कवर करते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई नहीं है
एंड इसका मास जो है वो सेम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द प्रोटॉन होता है, और ये तमाम एटम्स के अंदर मौजूद होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सो यहां तक हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर्स इन डिफरेंट एटम्स। इनकी तादाद जो है मुख्तलिफ एटम्स में मुख्तलिफ होती है। अब बारी आती है जी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट नाउ अब हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पहला रिकॉग्नाइज नेम है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का है। रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करता है। सेटअप आपके सामने नजर आ रहा है। अल्फा रेज निकलती हैं फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, गोल्ड फॉयल में से पास करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके हिट करती हैं। तो ये इसका जो है वो एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट में वो 3 तरह के ऑब्जर्वेशन लेता है। मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो गोल्ड फॉयल में से गुजर के सीधा हिट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए एट लार्ज एंगल्स। इट मींस कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जो हीलियम न्यूक्लियाई हैं अल्फा पार्टिकल्स के अंदर वो भी पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्शन होती है। तीसरा, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं और फॉयल से टकराकर सीधा रिबाउंड करते हैं। इट मींस कि हार्ड मास जो है वो सेंटर के अंदर मौजूद है। सो ये 3 तरह के ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड जो है वो डिजाइन करता है। So tiny central portion containing protons and neutrons and large areas surrounding nucleus containing electrons. So ये 2 तरह की कंक्लूजन जो है वो सामने आती है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट। न्यूट्रॉन चार्जेस आपके सामने है, मास सामने है, लोकेशन जो है वो दी हुई है। सो ये टेबल जो है दैट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। सो इसको आप कीजिएगा। राइट, बोहर एटॉमिक मॉडल 1913। बोहर एटॉमिक मॉडल क्या करता है? बोहर एटॉमिक मॉडल उन इतराजात को जो कि रदरफोर्ड पे उठाए गए थे उनको रिमूव करता है या उनको एक्सप्लेन करता है। जैसे कि रदरफोर्ड पे एक ऑब्जेक्शन ये था, एक इतराज ये था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो बॉडी है, चार्ज बॉडी है, व्हाइल इट इज मूविंग इट रेडिएट्स एनर्जी, और जब रेडिएट करती है एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को निचले फिर निचले एंड इवेंचुअली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एटम तबाह हो जाएगा, एंड इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएशन हो रही है तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, जबकि एटम जो है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम देता है। इन दोनों एतराजात को सॉल्व किया बोहर एटॉमिक मॉडल ने। बोहर एटॉमिक मॉडल ने स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो डिजाइन किया, और उसने बताया कि यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, यानी कुछ मखसूस रास्ते हैं जिनके जरिए इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी, यानी कि हर ऑर्बिट जो है वो क्वांटाइज्ड है, उसकी एनर्जी फिक्स है। क्लोजेस्ट ऑर्बिट हैज मिनिमम एनर्जी और उसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन स्पेसेस जो है वो मौजूद नहीं होंगे, ऑर्बिट्स पे मौजूद होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करता है, ये तब करेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी, यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे या ऑर्बिट में जाएगा। और अगर ये एनर्जी रेडिएट करता है तो तब ये जो है वो फॉल करेगा। सो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाती है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तभी पॉसिबल होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है या तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है या एनर्जी रिलीज करता है। सो यहाँ तक शेल का कंसेप्ट आ गया। के शेल जो है दैट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1। ये शेल नंबर 1 है, एल इज द शेल नंबर 2, एम इज द शेल नंबर 3, एन इज द शेल नंबर 4। तो जैसे जैसे हम शेल्स बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे ऐसे न्यूक्लियस से फासला भी बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। जैसे ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो बनता है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने जो सब शेल्स और ऑर्बिटल्स हैं उनका कंसेप्ट दिया। यहाँ पे हम सिंपली डिफाइन कर रहे हैं कि ई शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स।
N1 सिर्फ S सब शेल होगा, N2 में S एंड P सब शेल्स होंगे, N3 तो उसमें S P एंड D सब शेल्स होंगे, और N4 तो उसमें S P D एंड F सब शेल्स होंगे। सो चार तरह के सब शेल्स होते हैं, S P D एंड F। अब देखिए S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपने याद करना है। P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Px में 2, Py में 2 एंड Pz में 2। सो तीन तरह के सब शेल्स होंगे और उनमें हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल हो गया 6। D सब शेल उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि D सब जो है वो 5 तरह का है, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 एंड DZ2। तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 5 में कितने हुए, 10। इसी तरीके से F में 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो मॉडर्न अप्रोच जो है वो क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज क्लाउड्स की तरह है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनको कहा जाता है। लोकेशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद 100% सर्टेनिटी। इलेक्ट्रॉन्स को आप एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते, बट इंस्टेड वी कैन ओनली डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट देता है ऑर्बिटल का, यानी एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात 95% या मैक्सिमम है, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, एंड स्पेसिफिकली हम इसको ऑर्बिटल का नाम देते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, यानी एक एटम में प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाएगा। एक न्यूट्रल एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की तादाद बराबर है, तो क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम क्यों एटॉमिक नंबर नहीं कहते। वो इसलिए कि अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन निकल जाए या आ जाए तो वो आयंस बन जाते हैं। एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है, बट आयन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चेंज हो सकती है, बट प्रोटॉन्स की तादाद फिक्स रहती है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कंसिडर करते हैं। तो हर एटम की जो आइडेंटिटी है वो उसका एटॉमिक नंबर है। जिस तरीके से गाड़ियों के नंबर प्लेट्स या नंबर्स जो हैं या चैसी नंबर जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, इसी तरीके से एटम की भी आइडेंटिफिकेशन उसके एटॉमिक नंबर से की जाती है, और एटॉमिक नंबर से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। Atoms are neutral, so electron is equal to protons. Elements arranged by atomic number in periodic table, और इसको बच्चों हम जाहिर करेंगे Z से। Mass number, total number of protons plus neutrons is equal to the mass number, represent the total mass of the atom, that is known as nucleons. एक एटम के न्यूक्लियस में मैक्सिमम मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइनी होते हैं, जैसे कि हमने उसका मास भी देखा, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम। तो ये बहुत ही जो है वो कम मास रखता है। तो मैक्सिमम जो मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, जो कि एक एटम के अंदर मौजूद होता है। तो मास नंबर जो है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे हम न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं? देखिए, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो मास नंबर को जब आप एटॉमिक नंबर से माइनस करते हैं तो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर प्रोटॉन 16 है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 32 है, सो 32 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 16। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली है क्या? दिस इज द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट द डिफरेंट आइसोटोप्स एंड देयर अबंडेंस। ये तब लिया जाता है जब एक एलिमेंट के अंदर मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि ऐसे एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, आइसोटोप्स कहलाते हैं, और साथ में उनकी परसेंटेज अबंडेंस भी जो है वो मुख्तलिफ होती है। यानी अगर आप नेचुरली एक सैंपल ले रहे हैं हाइड्रोजन का, तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रोटियम की फॉर्म में होंगे, कितने ड्यूट्रियम में और कितने ट्रीटियम में। या एक क्लोरीन का सैंपल ले रहे हैं तो उसमें 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो कितना परसेंट एटम्स क्लोरीन 35 के होंगे और कितने परसेंट 25 होंगे। तो इन दैट केस हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं। कैसे लेते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन, इट इज द वेट एवरेज मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12।
तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या, आपने एक स्टैंडर्ड एटम लिया हुआ है कार्बन का जिसका मास नंबर है 12, आपने इस एटम से कंपेयर करके आपने जो मास कैलकुलेट करना है वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। कैसे बच्चों कैलकुलेट करते हैं, एक आइसोटोप लिया उसका मास है m1 मल्टीप्लाई बाय a1 जो कि उसकी परसेंटेज अबंडेंस है प्लस m2 दूसरे आइसोटोप का मास और a2 जो है वो दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस, इसी तरीके से ऐड करते चले जाएंगे और उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन की बच्चों दो आइसोटोप्स होते हैं 35 37, इसका जो मास है 34.97 अप्रॉक्सीमेटली 35 और परसेंटेज ऑफ बर्नस जो है वो 75 अप्रॉक्सीमेट कर लीजिएगा, और क्लोरीन 37 तो इसका मास है 37 और अप्रॉक्सीमेटली 25%। अब हमने करना क्या है, पहला जो आइसोटोप है 35 मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस प्लस सेकंड जो आइसोटोप है 37 मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास की जो यूनिट है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप AMU कहते हैं। सो अब हम चलते हैं तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 और चौथे में 32। फॉर्मूला बच्चों आप यू यूज करेंगे 2n2, n इज द नंबर ऑफ द शेल, n की वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर लिया 9 हो गया, 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 18 हो गया। सो इस तरीके से अगर क्वेश्चन चेंज होता है, दूसरा शेल या चौथे शेल की बात होती है, तो n की जगह पे उसका नंबर लिखिएगा, उसको स्केल लेके 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। What information was obtained from the discharge tube experiment? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। In which isotope of oxygen there are equal number of protons, electrons and neutrons, that is oxygen 16, 8 protons, 8 neutrons, 8 electrons. What will be the relative atomic mass of nitrogen given the abundance of its two isotopes N14, N15, 99.65 and 0.35। तो अभी हमने फार्मूला लगाया था that is 14 into 99.64 plus 15 into 0.35 divided by 100, that comes to 14.0021। What does keep the particles present in the nucleus intact? Particles are held by the strong nuclear forces. Next, how do electrons keep themselves away from the opposite charge nucleus? Electrons को चार्ज जो न्यूक्लियस है, ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस है, उससे दूर कैसे रखा जाता है? बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि ये स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूमते हैं एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करती है, तभी ये न्यूक्लियस से दूर रहते हैं। हालांकि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, बट ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएंगे, स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। Short answer question, why it is said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus? तो हमने ये बात की थी कि ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और ये मैक्सिमम मास बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही निग्लिजिबल मास रखते हैं, 1/1836 टाइम्स ये लेस हैवियर होते हैं देन प्रोटॉन्स। Why are elements different from one another? प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट है। हमने ये बात की थी कि हर एटम जो है वो आइडेंटिफाई होता है बाय इट्स एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ? तो बिस्मथ का जो है वो 126 न्यूट्रॉन्स है। 209 जो है इसका मास नंबर है बच्चों, एटॉमिक नंबर है 83, माइनस कीजिए 126 आ जाएगा। Constructed response question, why does the energy of electron increase as we move from the first shell to the second shell? देखिए, energy increases because electron in higher shell are
farther away from the nucleus. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डिक्रीज होती है, डिस्टेंस जो है जैसे जैसे बढ़ता जाता है, सो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हायर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आती जाती है. Why is it needed to lower the pressure of gas inside the discharge tube? जब ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब हमने यूज की थी कैथोड रे के अंदर, हमने ये बात की थी कि वैक्यूम पंप होता है जो कि प्रेशर को लो करता है. उसकी रीजन क्या है? लोअर प्रेशर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. यानी आप गैस को निकालते हैं, प्रेशर तभी रिड्यूस होता है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हुई, अलाउइंग कैथोड रेज टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट कोलिजन. तो पार्टिकल्स कम होंगे तो जो कैथोड रेज निकलेंगी उनको कम कोलिजन का सामना करना पड़ेगा. What is the electrical concept of an electron? How has this concept changed with time? Classically इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स थे और वो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे थे, जो कि बोहर ने बताया था. मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है? वो कहती है जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये प्रोबेबिलिटी क्लाउड हैं और वेव लाइक पार्टिकल नेचर भी रखते हैं, यानी डुअल पार्टिकल डुअल नेचर रखते हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे. तो अगर ये डुअल बिहेवियर शो करते हैं तो हम इनको एग्जैक्टली जो है वो नहीं देख सकते कि ये कहाँ पे हैं, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी को चेक कर सकते हैं. Investigative questions. This statement refers to the system just like our solar system exists in an atom. तो ये जो सिस्टम है ये हमें बोहर ने बताया, और देन आफ्टर जो है वो just like our solar system exists in an atom. This statement refers to the Rutherford nucleus model where electrons revolve on the nucleus like planets around the sun. However, there are key differences. Electrostatic forces, not the gravity, provides attraction. Electrons do not follow fixed elliptical path but exist in probability cloud. Elliptical paths जो है उसके अंदर वो मौजूद नहीं होते बल्कि probability clouds होते हैं. Quantum rules govern electron behavior, not the classical mechanics. तो quantum mechanics जो है वो basically rule करती है over the classical mechanics.